हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 8वां टॉपिक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसके पहले मैंने परीक्षा मंथन के 7 चैप्टर अपनी इस चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिया है दोस्तों। आप जाकर उन्हें सीरियल वाइज देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो पर कमेंट करें दोस्तों, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 8वां टॉपिक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों कोमलांग। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम बात करें सीपीसीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं, तो वो हिंदी में आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको हिंदी भी पता होना चाहिए और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बात करते हैं दोस्तों कोमलांग या सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो आपको पता है दोस्तों कि हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि आप फिजिकली नहीं होते हैं, मतलब कि वो प्रोग्रामों का समूह होता है। तो सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करने के लिए लिखे गए प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, या पहले से स्टोर प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा आप बुक से देखते हैं दोस्तों, बुक में क्या दिया हुआ है। तो बात करेंगे दोस्तों हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर नियमों, प्रोग्रामों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर एक निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फिजिकल पार्ट नहीं होता। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर इसका ईंधन। ये बात मैंने दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो में बताई थी। इसके अलावा साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। मतलब प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ये तीनों जो होते हैं दोस्तों एक ही होते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रोग्रामों का समूह होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया दोस्तों, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, प्रोग्राम का मतलब शादी वाला प्रोग्राम नहीं होता दोस्तों। कंप्यूटर में प्रोग्राम का मतलब होता है कि निर्देशों का समूह। कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे अगर हमको कंप्यूटर में दोस्तों 10 का पहाड़ा प्रिंट करना है, 10 की टेबल को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज में एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे प्रोग्राम की। बुक में क्या दिया है? तो बुक में भी वही दिया है दोस्तों, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए अनुदेशों का समूह। अनुदेश का मतलब होता है दोस्तों इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रोग्रामर की। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर का जो विशेषज्ञ होता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। और यह जो होता है वह कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाता है और कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों की टेस्टिंग करता है, उसकी जांच की पहचान करता है और उस एरर्स को रिमूव करने का काम करता है। कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है दोस्तों, अशुद्धि, कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहा जाता है और कंप्यूटर की अशुद्धि को हटाना डीबग कहलाता है दोस्तों। डीबग जो होता है दोस्तों, जब आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, सी प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो डीबग ऑप्शन आता है दोस्तों। तो डीबग की सहायता से आप प्रोग्राम की एरर को फाइंड आउट करके रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रोग्रामर क्या होता है? अब हम बात करेंगे प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर क्या होता है? कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करने वाले प्रोग्रामों को मैनेज करने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। मतलब कि कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। और विश्व की पहली जो प्रोग्रामर थी दोस्तों वो थी चार्ल्स बेबेज की शिष्या, जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा। तो जो लेडी एडा अगस्टा थी दोस्तों, ये पहली प्रोग्रामर थी। ये भी कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की। तो एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है दोस्तों क्रियान्वित करने योग्य। एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है दोस्तों क्रियान्वित करने योग्य। तो ऐसा प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है दोस्तों।
इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है बुक में, वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित कर सकता है तथा वांछित परिणाम देता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। इसका एक्सटेंशन जो होता है दोस्तों, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है कि .exe किस फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों। ज़्यादातर प्रोग्राम्स के जो सेटअप होते हैं वो .exe में ही होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को जब रन किया जाता है दोस्तों, तो उसे भी एग्जीक्यूट कहा जाता है। तो अब हम आगे एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों इस बुक के। अब बात करेंगे दोस्तों हम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ा दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो इसके बारे में मेन बात यह है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर में छोटे मोटे और हल्के फुल्के कार्यों को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रकार का कार्य करते हैं दोस्तों, जैसे कि MS वर्ड, जिसमें आप सिर्फ जो है वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा MS एक्सेल, उसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम या DBMS सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है दोस्तों। उसमें आप डेटाबेस भी बना सकते हैं और उसमें दोस्तों आप जो है MS एक्सेल में डेटाबेस भी बना सकते हैं और MS एक्सेल में डेटा एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, यूटिलिटी का मीनिंग होता है सुरक्षा। तो कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है दोस्तों, जैसे कि नॉर्टन होता है, नेट प्रोटेक्टर होता है, मैकअफी होता है। इस तरह के जो एंटीवायरस होते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, कंप्यूटर को वायरस जैसे खतरनाक प्रोग्रामों से बचाते हैं। तो वायरस क्या होता है दोस्तों, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को घटा देता है। तो वायरस का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया दोस्तों। आप चाहे तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के टाइप। तो जो हार्डवेयर जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है और हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके कंप्यूटर को चलाने लगता है तो फिर हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाकर क्या करते हैं, विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार के कार्यों को करता है और जो यूजर होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरह कार्य करते हैं। और एक आपको जानकारी के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में प्रचालन तंत्र कहा जाता है और प्रचालन तंत्र का मतलब ही होता है दोस्तों कंप्यूटर को चलाने वाला तंत्र। तो बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी कंटिन्यू टू फॉरवर्ड। तो इसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। डॉस, विंडोज, यूनिक्स, मैकिन्टोश। तो डॉस जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में विंडोज जो है दोस्तों, ये विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान समय में विंडो 10 चल रहा है दोस्तों, जिसे आप सभी लोग यूज़ करते हैं। ये 2015 में आया है, आपको पता है दोस्तों। इसके बाद में यूनिक्स जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों। और मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपने विंडोज़ फ़ोन भी चलाया होगा दोस्तों। तो विंडोज़ फ़ोन की विशेषता ये होती है दोस्तों और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि इसमें जो दोस्तों बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप जो है तेज़ी से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग। अब बात करेंगे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो उसके बाद बात करेंगे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में दोस्तों प्रचालन तंत्र कहा जाता है। आपको पता है प्रचालन तंत्र मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच जो इंटरफेस का कार्य करता है वो कहलाता है दोस्तों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है दोस्तों कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो होता है यह कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर में दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है दोस्तों ये मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो उच्च स्तरीय भाषाएं होती है जिसमें हाई लेवल की प्रोग्रामिंग की जाती है, जो सीखने में सरल होती है और जिनके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि एक कंप्यूटर में बनाए गए उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से चलाया जा सकता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होते, उसे उसी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है जिस पर वो डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सरल होती है, इसीलिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और हम जो प्रोग्राम करते हैं C++ और जावा में वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम इन प्रोग्रामों को इनपुट करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर में जब ये प्रोग्राम इनपुट किए जाते हैं तो पहले कंप्यूटर इसे क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में बदलता है या बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। तो ये जो काम करते हैं दोस्तों, इस काम को करने वाले जो 3 सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो होता है दोस्तों ये ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है दोस्तों, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों असेंबलर की। तो असेंबलर जो होता है दोस्तों ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है एक बार में। इसके बाद में दोस्तों बात करूंगा मैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों यह भी जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये एक एक लाइन को बदलता है, एक एक लाइन को बदलता है, धीमे धीमे काम करता है दोस्तों, धीमे धीमे। गाना सुना होगा आपने दोस्तों, धीमे धीमे। तो ये धीमे धीमे काम करता है दोस्तों इंटरप्रेटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर के टाइप। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए क्लासिफिकेशन को देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 भागों में बटा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। यूनिक्स का प्रयोग दोस्तों सर्वर पर किया जाता है, वर्क स्टेशन पर किया जाता है। ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इसके बाद में लाइनेक्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसे इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है। इसका पहला वर्जन जो है दोस्तों वो लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में रेड हॉट बनाया था दोस्तों। इसके बाद में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है दोस्तों। इसके बाद में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे थे दोस्तों। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो दूसरे प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका उदाहरण कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर होता है दोस्तों। ये तीनों जो होते हैं दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं दोस्तों, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा आता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी का मीनिंग होता है दोस्तों सुरक्षा। तो इस कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। इसमें पहला होता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जो होता है दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाता है, उन्हें रिमूव करता है और वायरस के खतरे से हमारे कंप्यूटर को बचाता है, जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और अनयूजफुल फाइल्स को हम हटा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बैकअप प्रोग्राम की। तो बैकअप प्रोग्राम जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर का ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत हम अपनी महत्वपूर्ण फाइलों की और डेटा की एक और कॉपी बना के रखते हैं दोस्तों। अगर हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो हम जो है बैकअप डेटा या प्रोग्राम का यूज़ करके उसे दोबारा से अवेलेबल या रिट्राइवल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फाइल मैनेजर की। तो फाइल मैनेजर जो होता है दोस्तों जब हमारे कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में फाइलें हो जाती है तो हमें किसी फाइल को ढूंढने में या रिट्राइवल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। तो
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम फाइलों को विशेष तौर से मैनेज करके रखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे मोबाइल में जो एल्बम होता है दोस्तों, गैलरी होता है, उसमें हम डेट वाइज, नेम वाइज, साइज वाइज अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, सॉर्टेड कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर का तीनों प्रकार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से कुछ चीज़ें आपकी छूट गई है, तो अब हम दोस्तों स्पीडली आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों नॉन स्टॉप एक्सप्रेस हावड़ा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर में कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों वो बिना हार्डवेयर के किसी भी प्रोग्राम को आप क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे बात करें हम वीडियो प्लेयर की, वेब ब्राउज़र की, कैलकुलेटर की, तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर को जैसे ही हम चालू करते हैं तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों वो कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होता है दोस्तों। और जैसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कहाँ लोड होता है? रैम में लोड होता है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है दोस्तों? सबसे पहले तो कंप्यूटर को चालू करना और कंप्यूटर की मूलभूत क्रियाओं को प्रारंभ करना। दूसरा कार्य होता है दोस्तों हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना। तीसरा कार्य होता है दोस्तों हार्डवेयर को नियंत्रित करना और उसके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना। चौथा कार्य होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना। पांचवा कार्य होता है दोस्तों मेमोरी और फाइल प्रबंधन के लिए मेमोरी और स्टोरेज के बीच डेटा का आदान प्रदान करना। छठवां कार्य होता है दोस्तों हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न एरर मैसेज को डिस्प्ले करना। और सातवां कार्य होता है दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटा के अवैध उपयोग से डेटा को सुरक्षित रखना, मतलब डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी जो होती है दोस्तों ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो मैं आपको बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है दोस्तों MS DOS। MS DOS जो होता है दोस्तों ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर पर कार्य करता है। इसमें हमको कमांड टाइप करना पड़ता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों दो प्रकार की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, जो कि मैं आपको डॉस के वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद में दूसरा होता है दोस्तों एप्पल का मेक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये मेक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों इसे मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है और यह सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट पर चलता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होती है दोस्तों इसके बहुत सारे वर्जन है, विंडोज़ 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एमी, जिसमें एमी का पूरा नाम मिलेनियम होता है दोस्तों। इसके अलावा विंडो एक्सपी का पूरा नाम एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, ये सभी दोस्तों विंडो के विभिन्न वर्जन है। अभी विंडो 10 जो है दोस्तों करंट में चल रहा है, जो कि 2015 में आया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, 2015 में जो है विंडो 10 आया है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूनिक्स, लाइनेक्स और जेनिक्स की दोस्तों। तो यूनिक्स और लाइनेक्स और जेनिक्स जो होते हैं दोस्तों ये तीनों मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब कि अधिक क्षमता वाले होते हैं। इनका उपयोग वर्क स्टेशनों पर किया जाता है। इसके बाद में गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे दोस्तों। तो गूगल क्रोम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों इसका उपयोग गूगल प्रोडक्ट में किया जाता है। इसके बाद में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों ये एंड्रॉयड फ़ोन पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने वाले हैं दोस्तों, रोचक तथ्य जो है दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। लाइनेक्स विंडोज़ के समान एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त में अवेलेबल है, इसीलिए इसे फ्रीवेयर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों। जबकि विंडोज़ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है, इसके बावजूद लाइनेक्स का प्रचलन सीमित है। लाइनेक्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? अब आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि अभी तक तो हमने ऐसा कोई कंप्यूटर चलाया नहीं जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होगा। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिस्टम फाइल होती है वो इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों। जब किसी कंप्यूटर पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों तो उसकी बहुत ज़्यादा सिस्टम मेमोरी यूज़ होती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से कंप्यूटर पर अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाता है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारा कंप्यूटर एक ही प्रकार के कार्यों के लिए बाध्य हो जाता है। इस कारण से दोस्तों हम कंप्यूटर में ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि इसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। रेलवे स्टेशनों पर जो टिकट बुकिंग का कार्य होता है दोस्तों, और बैंकों में भी दोस्तों बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी तो ज़्यादा होती है दोस्तों, लेकिन इसमें अन्य प्रकार के कार्यों को आप नहीं कर सकते, इसीलिए लाइनेक्स का यूज़ कम किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार।
तो बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। सबसे पहला होता है दोस्तों बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें समान प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह बना करके एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में नाम का ही मतलब है दोस्तों कि जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामों को एक साथ संपादित किया जा सकता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल कार्यों को एक साथ संपादित किया जा सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है दोस्तों। इसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की विशेष प्रकार के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य रूप से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज और लाइनेक्स से जो दोस्तों मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कई उपयोगकर्ता कई टर्मिनल पर होते हैं दोस्तों और यह कई इंटरेक्टिव मोड में कार्य करता है जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है दोस्तों। इसमें इनपुट और आउटपुट देने के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है दोस्तों। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने में लगने वाला समय। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग जो है एयर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों इसमें अगर दी गई टाइम लिमिट में कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है दोस्तों तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन अगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो टाइम लिमिट दी होती है अगर उसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों वो डिले हो जाता है और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस घट जाती है। इसमें सिस्टम फेल नहीं होता दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल नहीं होता। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। तो ये दोस्तों शुरुआती दौर में इनिशियल कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है दोस्तों MS DOS जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें प्रोसेसर एक साथ कई कार्यों को करता है दोस्तों। इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में इसमें सिंगल यूजर होता है दोस्तों लेकिन मल्टीपल कार्यों को करता है। इसके बाद में होता है दोस्तों मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। तो जब दो या दो से अधिक प्रोसेसरों को आपस में जोड़ करके पैरेलल क्रम में कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है दोस्तों तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टी यूजर का ही मतलब होता है दोस्तों कि बहुप्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे यूजर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज़ की, इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो छोटी छोटी उपकरण होते हैं दोस्तों उनमें जो चिप लगी होती है दोस्तों रोम, उसमें जो दोस्तों प्रोग्रामिंग की जाती है उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। जैसे वॉशिंग मशीन, DVD प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या आपका TV रिमोट दोस्तों। तो इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला होता है दोस्तों उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता दोस्तों। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लाइनेक्स होता है दोस्तों। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ जो है दोस्तों वो आपको उसको परचेस करना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में गूगल जो होता है दोस्तों वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का गूगल जो होता है दोस्तों वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा एप्पल जो होता है वो आईफोन का एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ओर दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जिन भी ट्रांसलेटर प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम में होता है दोस्तों आपका कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों असेंबलर के ऊपर दोस्तों। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है दोस्तों। असेंबली भाषा जो है दोस्तों ये मशीन लैंग्वेज से सरल थी। इसमें नेमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपके द्वारा जो भी प्रोग्राम तैयार किया जाता है दोस्तों वो असेंबली कोड को असेंबलर सॉफ्टवेयर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में बदल देता है दोस्तों, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करके आवश्यक परिणाम को प्रस्तुत करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो होता है दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदल देता है दोस्तों। इसका प्रयोग जो है दोस्तों इसका प्रयोग जो है दोस्तों एक बार कंपाइल होने के बाद में प्रोग्राम को कंपाइलर की जरूरत नहीं होती दोस्तों, मतलब एक ही बार कंपाइलर अपना काम करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरप्रेटर की।
तो इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों वो एक एक लाइन कंप्यूटर में ट्रांसलेट करता है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए रोचक तथ्य की ओर दोस्तों। तो यूनिक्स जो है यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। ये लिखा गया था दोस्तों 1973 में दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंपाइलर की ओर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर को देखेंगे दोस्तों। तो कंपाइलर जो होता है दोस्तों वो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है हाई लेवल के, और इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों वो हाई लेवल के प्रोग्राम को एक एक लाइन बदलता है दोस्तों। इसके बाद में कंपाइलर जो होता है दोस्तों वो पूरी गलतियों को एक बार में बता देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन की गलतियों को बताता है। इसके बाद में कंपाइलर जो होता है दोस्तों वो प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है परंतु उसे क्रियान्वित नहीं कर सकता, जबकि जो आपका इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों वो उसको बदलते भी जाता है और क्रियान्वित भी करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो कंपाइलर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो मशीन भाषा होता है दोस्तों, लेकिन इंटरप्रेटर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन परिणाम होता है दोस्तों। इसके बाद में कंपाइलर जो होता है दोस्तों वो एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती दोस्तों, लेकिन इंटरप्रेटर में एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है दोस्तों, ट्रांसलेट होती है, इसीलिए इसमें बार बार इंटरप्रेटर से गुजरना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस को दोस्तों। तो दोस्तों कंपाइलर के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें अशुद्धियों को हटाने में टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों, लेकिन इंटरप्रेटर में अशुद्धियों को जल्दी हटा लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि लाइन बाय लाइन चेक कर लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कंपाइलर जो होता है इसका संपादन टाइम जो होता है दोस्तों वो कम होता है दोस्तों, लेकिन आपका जो असेंबलर इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों उसका संपादन टाइम अधिक होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डॉस की। तो डॉस जो है 1981 में डेवलप किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डॉस जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक समय में एक ही कार्य को किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है दोस्तों ये 1990 में इसने विंडोज़ 3.0 को रिलीज़ किया था दोस्तों। इसके बाद में विंडो 95, विंडो 98, विंडो एमई, विंडो एक्सपी का पूरा नाम एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, एमई का मिलेनियम होता है दोस्तों, विंडो 7, विंडो 10 ये इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्जन है दोस्तों। वर्जन का मतलब होता है दोस्तों संस्करण। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के बारे में। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, मतलब इसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम चित्रों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें चित्र व ग्राफ पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। विंडोज़ पर आधारित प्रोग्राम की कार्यपद्धति लगभग समान होती है। इसमें एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम के लिए भी उपयोगी होता है। इसके अलावा दोस्तों यह एकल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें एक यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों यूनिक्स के ऊपर। तो यूनिक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसके बाद में लाइनेक्स जो है दोस्तों ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, और लाइनेक्स का जो पहला वर्जन है दोस्तों 1991 में लिनस टोरवाल्ड द्वारा आया था दोस्तों, लेकिन यहाँ 1992 दिया है दोस्तों, तो आपको 91, 92 ऐसे याद रखना है दोस्तों, 1991, 92। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकप्रियता को देखते हुए सन 2000 में दोस्तों जीनोम GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई दोस्तों, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग देता है। इसके बाद में लाइनेक्स का लोगो देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप से पेंगुइन होता है, और विंडोज़ का लोगो ये इस टाइप से होता है दोस्तों। जब आप कीबोर्ड में देखोगे दोस्तों विंडो की, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विंडो की का आपको सिंबल दिख जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज के समय में दोस्तों हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन जो है इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट भी होता है, और इसमें दोस्तों आप व्हाट्सअप मैसेंजर का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल सर्च और जीमेल आदि एंड्रॉयड ऐप से चला सकते हैं दोस्तों। तो व्हाट्सअप ऐप जो है दोस्तों इन सभी के बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा दोस्तों, मिलते हैं फुर्सत से कभी, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल में दोस्तों। तो गूगल कंपनी ने मिलकर कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर ओपन हैंडसेट अलायंस बनाया, जो कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों ये कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो इसमें दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस जो होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर में छोटे छोटे कार्यों को करते हैं, जैसे MS ऑफिस, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, इनमें एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं दोस्तों। लेकिन जो विशेष प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों इसमें रेलवे आरक्षण के लिए होते हैं दोस्तों, वायुयान नियंत्रण के लिए और मौसम अनुसंधान के लिए होते हैं दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ सामान्य जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या MS वर्ड की बात करें दोस्तों, तो इसे 1983 में MS माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था दोस्तों, और बाद में सभी को MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट को 1988 में दोस्तों आपस में मिला करके MS ऑफिस का डेवलपमेंट किया गया था दोस्तों। तो जो MS ऑफिस होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, ये गणितीय कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें टेबल और रो बनी होती है दोस्तों, कॉलम और रो बनी होते हैं दोस्तों। तो इसमें इसका प्रयोग जो है बैंकिंग और विभिन्न प्रतिष्ठानों में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट पे जा रहे हैं दोस्तों, कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों, ये एक ऑफिसों में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिसमें MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। इसका पहला वर्जन जो है 1990 में आया था, और इसे डेवलप 1988 में किया गया था दोस्तों MS ऑफिस को। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जिनमें डेटाबेस तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस की डेफिनेशन बताऊंगा। तो डेटाबेस जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। इट मीन्स वी कैन से दैट दोस्तों कि कंप्यूटर में व्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डेटाबेस कहा जाता है, जो कि हम टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पैकेज की ओर। अकाउंटिंग पैकेज जो होता है दोस्तों, इसमें द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापारिक लेन देन और सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टेली भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके बारे में भी हम कभी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग की ओर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इनविटेशन कार्ड, शादी का कार्ड और अपने मतलब कि कोचिंग का बैनर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों, और उसे एक कागज़ पर प्रिंट करके या कपड़े पे प्रिंट करके कहीं भी बैनर लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर विभिन्न डिज़ाइन तैयार करना और उसे कंप्यूटर की सहायता से प्रिंट करवाना। इसके बाद में जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग जो है विभिन्न फोटो स्टूडियो वालों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। जो शादी की एल्बम बनती है, उन लोग ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एडोब रीडर और फोटोशॉप का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम कैड सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो कैड का जो कोर्स होता है दोस्तों, ये सिविल इंजीनियर्स लोग करते हैं। इसके द्वारा जो है दोस्तों त्रिवी में डिज़ाइन तैयार की जाती है, नक्शे बनाए जाते हैं, पुल की डिज़ाइनिंग की जाती है दोस्तों। तो ये कैड और ऑटो कैड का जो कोर्स होता है दोस्तों, गोंदिया में भी होता है, बालाघाट में भी होता है, बहुत सारी जगह पर होता है। सिविल इंजीनियर्स लोग इसे करते हैं दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ओर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क फॉर्मेटिंग की। तो डिस्क फॉर्मेटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। इसके द्वारा जो है कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क के कितने भी पार्ट बना सकते हैं दोस्तों, और हार्ड डिस्क में अपनी इच्छा अनुसार एक सिलेक्टेड हार्ड डिस्क में पासवर्ड डाल सकते हैं दोस्तों। और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पार्टीशन करना ही डिस्क पार्टीशन कहलाता है दोस्तों। इसे डिस्क फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क क्लीनअप की। तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर की अनयूजफुल फाइल्स को हटाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बैकअप प्रोग्राम की। तो कंप्यूटर में जो यूजफुल डेटा और प्रोग्राम होता है, उसकी एक और कॉपी बनाकर रखना बैकअप कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एंटीवायरस यूटिलिटी की। तो वायरस से बचाव के लिए हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो इस टाइप से होती है दोस्तों, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होती है। मान लो ये इतनी भरी है, ये इतनी भरी है, ये इतनी भरी है, ये इतनी भरी है, ये इतनी भरी है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि ये इन डिस्क का जो डेटा है वो इन डिस्क में शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि हमको नए खाली ब्लॉक मिल जाते हैं। तो इसे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें मल्टीपल टुकड़ों में बटी होती है, जिससे कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, कंप्यूटर को डेटा ढूंढने में ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। इसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा घर है और हमने अगर किचन का सामान, नमक एक दूसरे कमरे में रख दिया, चाय पत्ती दूसरे कमरे में और शक्कर दूसरे कमरे में, तो फिर तो हमको चाय बनाने के लिए 10 मिनट से 20 मिनट लग जाएगा दोस्तों। लेकिन सभी सामान अगर हम किचन में ही रख दें तो हम बहुत जल्दी अपने कार्य को कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी दोस्तों जब डिस्क में डेटा को रखा जाता है तो उसे इंटीग्रेट करके रखा जाता है। समान प्रकार का जो डेटा है वो एक जगह पर रखा जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारा खाली स्पेस बच जाता है, जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फाइल मैनेजर की। तो कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारी फाइल होती है, जिससे हमको हमारा इंपॉर्टेंट डेटा रिट्राइवल करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो उस समय की बचत को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दोस्तों हम फाइल को व्यवस्थित करके रखते हैं। तो कंप्यूटर में दोस्तों आजकल NTFS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है दोस्तों। CPCT में इसका फुल फॉर्म आता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
फाइल डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी के बारे में। तो डिस्क कंप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी फाइल का डेटा जो होता है उसकी क्वालिटी को बिना परिवर्तित किए उसके साइज को कम करना कंप्रेसिंग कहलाता है दोस्तों। कंप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों संपीड़न। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर पैकेज की। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए जब हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक पैकेज बना लेते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS पिक्चर मैनेजर, इनको मिलाकर दोस्तों हम MS ऑफिस का निर्माण करते हैं। और MS आउटलुक भी होता है दोस्तों, जिसका उपयोग ईमेल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बता दी। तो दोस्तों रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग जो है दोस्तों रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ, रिटेल सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों इसका उपयोग जो है बिक्री के लिए उपलब्ध होता है और ये उचित मूल्य चुकाकर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल उपयोग कर सकता है दोस्तों। तो रिटेल सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है टेली। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों OEM। तो OEM का पूरा नाम होता है दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब दोस्तों हार्डवेयर कंपनी के द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, तो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर दोस्तों एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर के साथ दिया जाता है, जो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सुधारने में मदद करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है दोस्तों। ये इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों शेयरवेयर की। तो शेयरवेयर जो होते हैं दोस्तों ये बिना शुल्क चुकाए यूज कर सकते हैं। फ्रीवेयर जो होते हैं दोस्तों ये इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होते हैं। इसका जो है संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेमो सॉफ्टवेयर की। तो डेमो का मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 3 इडियट मूवी आपने देखा होगा, उसमें आमिर खान बहुत डेमो देता है दोस्तों। तो डेमो सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों नया नया लॉन्च होता है तो सॉफ्टवेयर जो है अपने प्रचार के लिए फ्री में जो है अपना सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है, तो उसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जैसे कोई टीचर होता है जब वो अपनी कोचिंग को मार्केट में लॉन्च करता है दोस्तों, तो वो फ्री में डेमो देता है 5 दिन का, ताकि फ्री में आओ और खाओ और जाओ। और बाद में जब फिर जब मतलब दोस्तों बच्चों को पसंद आ जाता है तो फिर उससे पैसे लेने लगता है। तो ये होता है दोस्तों मार्केटिंग का फंडा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रुप वेयर की। तो ग्रुप वेयर जो होता है दोस्तों यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। तो कुछ ग्रुप वेयर जैसे ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये दोस्तों सब ग्रुप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फर्मवेयर, जिसके बारे में मैंने बताया कि कंप्यूटर की रोम चिप में जो विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, वो फर्मवेयर कहलाता है। इसके बाद में टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होती है? तो दोस्तों आपने SDLC का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो जब आप पॉलीटेक्निक करोगे, BE करोगे, तो वहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो उसमें SDLC नाम का एक साइकिल होता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें टेस्टिंग और डिबगिंग आप पढ़ते हो दोस्तों। तो टेस्टिंग क्या होती है? जब आप कोई प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उनको रिमूव करना, उनको फाइंड आउट करना, है टेस्टिंग कहलाता है दोस्तों। अभी दोस्तों फिलहाल में कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग जो है उसका टेस्टिंग जो है दोस्तों पशुओं पे कर रहे हैं, कुछ लोग खुद से करवा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बलात्कारियों पे करो। तो दोस्तों टेस्टिंग का मतलब क्या? टेस्टिंग का मतलब ये है कि अपना सॉफ्टवेयर जो बना है वो सही है कि नहीं, वैसे ही जो कोरोना वायरस की दवाई बनी है वो सही है या नहीं, यही होती है दोस्तों टेस्टिंग की। हमारे द्वारा जो डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है उसकी कमियों को फाइंड आउट करना और उसके एक्यूरेसी का पता लगाना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। कंप्यूटर में बहुत सारी गलती होती है दोस्तों, जैसे सिंटैक्स एरर होती है, लॉजिक एरर होती है, तो इन्हें भी दूर किया जा सकता है डिबगिंग और टेस्टिंग के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कर्नेल की। तो कर्नेल का मतलब होता है दोस्तों गुठली। तो दोस्तों कर्नेल जो होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है दोस्तों केंद्रीय भाग होता है। तो कर्नेल जो होता है दोस्तों, जैसे हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसकी जो सिस्टम फाइलें होती है वो कर्नेल कहलाती है दोस्तों, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होती है। इसके बाद में हम बायोस की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बायोस की बात करेंगे हम, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया है।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कर्नेल की, वो हो चुका है। अब बायोस की बात कर रहे थे, तो बायोस जो होता है दोस्तों वो रोम चिप पर डाला होता है। इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के बाद कंप्यूटर के विभिन्न भागों की जांच करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट की। पोस्ट के बारे में मैंने भी आपको पढ़ा चुका है दोस्तों। जब कंप्यूटर के का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। उसके बाद पोस्ट प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट की जांच की जाती है कि सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बूटिंग की। तो बूटिंग जो होता है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब रैम में लोड होता है तो उसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, हार्ड वार्म बूटिंग और सॉफ्ट कोल्ड बूटिंग। तो वार्म बूटिंग जो होती है दोस्तों, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है, और कंप्यूटर को मतलब कि कई दिनों बाद चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है दोस्तों। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर की। तो दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर में किसी नए प्रिंटर या स्कैनर को लगाते हैं तो उस डिवाइस को चलाने के लिए कंप्यूटर में एक अलग से सॉफ्टवेयर का पैकेज डालना पड़ता है दोस्तों, और उसमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में किसी विशेष हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयरों का यूज़ करते हैं। ऐसे किसी डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चलाने के लिए कई प्रकार के ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा आदि को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जो कि डिवाइस ड्राइवर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों माउस और आपका जो कीबोर्ड होता है ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है दोस्तों, इनका कोई ड्राइवर नहीं डालना पड़ता। कुछ डिवाइस होती है दोस्तों जिनका डिवाइस ड्राइवर नहीं डालना पड़ता, बाकी तो कुछ पहले से डली होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूज़र इंटरफेस की। तो यूज़र इंटरफेस जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं वो यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कमांड लाइन इंटरफेस की, तो इसका उपयोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके बाद में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी अदर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस होता है दोस्तों वो एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कुछ शर्तों के अधीन बिना शर्त के सॉफ्टवेयर के उपयोग या वितरण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर के नियमों के अनुसार स्थापित कानूनी अधिकार एक सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कहलाता है दोस्तों। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का प्रयोग, उसकी वितरण या उसमें परिवर्तन करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंस्टॉल या अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो इंस्टॉल या अनइंस्टॉल प्रोग्राम जो होता है दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना जो होता है दोस्तों वो इंस्टॉलेशन कहलाता है। और स्टार्ट मेनू पर रन विकल्प के द्वारा सेटअप एग्जीक्यूटेबल फाइल को चुनकर किसी भी फाइल को इंस्टॉल करना कहलाता है दोस्तों। इस तरह आप किसी भी फाइल को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट को बताते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं दोस्तों। तो एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग होने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को सब रूटीन प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर मैंने थोड़ा स्पीडली बोल दिया है दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और धीरे धीरे भी देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।